नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, बहुत कई सारी खबरें हैं, बहुत अहम है, लेकिन बात शुरू करते हैं जिस तरीके से शुक्रवार को हमने देखा दिल्ली के अंदर जो दृश्य पैदा हुआ, दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाकर के धरने पर बैठ गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि किस वजह से राहुल गांधी को धरने पर बैठना पड़ा। इस देश में अगर आम आदमी किसी घटना दुर्घटना के लिए एक शिकायती पत्र देता है जिस पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात होती है, तो क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राहुल गांधी के धरने पर बैठने का सिलसिला। सर, जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन होता है, उसमें बर्बरता होती है, छात्रों, युवाओं, बेरोजगारों के ऊपर जिस तरीके से नृशंस उनके साथ घटनाएं की जाती हैं, उसमें एक मामला सामने आया था जिसको बाकायदा राहुल गांधी ने कैमरे पर प्रूव किया था। हालांकि इस देश में इस तरीके की बर्बरता देखने का समय हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के पास नहीं होता है। वो खुद इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है वीडियो देखने भर का। लेकिन राहुल गांधी वो सारे लोगों को सामने लाते हैं, मीडिया के सामने दिखाते हैं कि देखिए कैसे अत्याचार हुआ, पैलेट गन्स फायर की गई, ये सारी चीजें। सरकार सिरे से खारिज करती रही पैलेट गन चलाए जाने की बात को, किसी तरीके से भी वो स्वीकार नहीं कर रहे। किरण रिजिजू अपने इंटरव्यू में दिल्ली पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे। इन सबके बीच में राहुल गांधी एक एफआईआर कराने के मामले में पहुंच जाते हैं थाने। उसके बाद जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, 7.5 घंटे उनको लग जाते हैं एफआईआर कराने में। सर, अगर इस देश में नेता प्रतिपक्ष जिसे नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर 7.5 घंटे अगर उसके कहने पर भी एफआईआर नहीं हो पाती, उसकी मौजूदगी में 7.5 घंटे लग जाते हैं, धरना प्रदर्शन करना पड़ जाता है, तो इस देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज को हम माने कि वो उपस्थित है अभी भी इस देश में? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, बहुत सारे मुद्दे हैं जो सामने आए जब ये पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में राहुल गांधी बैठे। पहली बात तो ये, राहुल गांधी एक पीड़ित की आवाज लेके वहां पहुंचे थे। नंबर 2, वो लीडर अपोजिशन थे, लेकिन पुलिस ने पहले ये कहा कि ऊपर के आदेश हैं इसलिए हम एफआईआर नहीं लिख सकते, लेकिन 6 घंटे के बाद लिख ली। इसका मतलब ये है कि जो पुलिस अधिकारी हैं, जो एसएचओ साहब हैं वहां पे या डीसीपी साहब हैं, वो अपने विवेक पे निर्णय नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब यह है, पहले उन्हें आदेश हुआ कि एफआईआर मत लिखो, उन्होंने कह दिया कि एफआईआर नहीं लिखेंगे, और उसके बाद 6 घंटे के बाद उन्हें आदेश हुआ कि भैया ये तो जिद पकड़ के बैठ गया है, अब तो एफआईआर लिखनी पड़ेगी, तो एफआईआर लिख ली। इसका मतलब यह है कि हमारी पुलिस आज की तारीख में अपने विवेक से काम नहीं करती। देखिए, जो पुलिस है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनको संविधान के अनुसार जो संविधान प्रदत्त कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करना चाहिए, और राजनीतिक आकाओं के आदेशों, क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट सर्विस में देखा है, मैं भी पहले सरकारी नौकरी में था। भाई देखिए, अगर मेरे अंतर मन से कोई चीज लगता है कि यह संविधान अनुरूप नहीं है, तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी से कह दूंगा कि साहब मैं फाइल पे दस्तखत नहीं करूंगा, एक दिन के लिए छुट्टे पे चला जाता हूं, आप अपने आप फाइल को अप्रूव करके भेज दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं दस्तखत नहीं करूंगा। अब सवाल यह है कि इसका मतलब यह है, पहले आपने मना क्यों किया और उसके बाद आपने अप्रूव क्यों किया? अच्छा, दूसरी चीज जो वहां पे दिखाई पड़ी वो ये दिखाई पड़ी, राहुल, आप जानते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ये एयर कंडीशन रूम है, वहां सोफे पड़े हुए हैं, वहां भी राहुल गांधी बैठ सकते थे, लेकिन वहां नहीं बैठे, वो बाहर जाके बैठे। यह भी आपको पता है कि उन्होंने जो बाहर से, क्योंकि 6 घंटे वहां पे बैठे थे, तो उन्होंने वहां पे वेजिटेबल रोल मंगा के खाया, बाजार से मंगा के खाया, वहीं से मंगा के खाया, ये नहीं कि उनके घर से आ रहा है या किसी 5 स्टार होटल से आ रहा है। तो इसका मतलब राहुल गांधी ये मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि देश के दुखियारों के, और 19 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, अच्छा उस लड़के को मजबूरन ये बताना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूं मेरे सोशल मीडिया पेज पे भी कई भारतीय जनता पार्टी के भक्त ये प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं वो लड़का मुसलमान है। मुसलमान तो नहीं कहते, कहते हैं शांति प्रिय समुदाय का है, और उस लड़के को यह स्पष्टीकरण देना पड़ा कि भैया मैं तो हिंदू हूं, हरियाणा का रहने वाला हूं, मैं तो हिंदू हूं। आपने देखा जो मुस्कान शर्मा लड़की आई थी, जिसके साथ एसएचओ साहब ने इतनी अभद्रता की थी कि उसके टांगों के नीचे डंडा मारा था, बुरी तरह से, एक जो महिला के साथ नहीं होना चाहिए, उसको भी ये कहना पड़ा कि मेरा नाम मुस्कान शर्मा है।
इसका मतलब यह है कि आज के तारीख में जो पीटे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू पक्षधारी नहीं है, हिंदुओं की रक्षक नहीं है। जितने लोगों को पहले, अच्छा अभी तो एक ही लड़के को सामने किया राहुल गांधी ने, जो रिपोर्ट बता रही है 10 बच्चे घायल हैं इसके अंदर, लड़के लड़कियां दोनों घायल हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये, अच्छा फिर AK-47 के बारे में सिवान के अंदर भी बात पता चल गई। देखिए, एक आपने केमिस्ट्री अगर पढ़ी होगी राम प्रकाश जी, एक वर्ड होता है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? जो साइंटिफिक जो केमिकल रिएक्शन है उसको तेज कर देता है। भाई अगर उसको ना डालें, आप उत्प्रेरक को ना डालें तो प्रक्रिया धीरे धीरे चलेगी, लेकिन अगर उत्प्रेरक को डाल दें तो प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के भस्मासुर हैं, ये अपने भारतीय जनता पार्टी के पतन को और तेज कर रहे हैं, ये उत्प्रेरक की तरह काम कर रहे हैं। भाई देखिए, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया था, भाई 20 तारीख के पहले अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते, कुछ ना होता। 20 तारीख को इतनी बर्बरता की पुलिस वालों ने, बिल्कुल यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने जाके पत्थर भरा ट्रक वहां पे खड़ा कर दिया जिससे उन्हें बदनाम किया जा सके। और उसके बाद आपने जैसे राम जन्मभूमि के अंदर किया, एक SIT बना दी, FIR नहीं लिखेंगे साहब, SIT बना दी। और उसी प्रकार से यहां भी आपने कर दिया कि साहब क्योंकि हमने एक कमेटी बना दी है इसलिए हम FIR। अरे भैया, FIR अलग चीज है, SIT अलग चीज है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है इसका बात अलग है। अगर कोई बच्चा पीड़ित है, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, अच्छा फिर ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया में डालने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब वो जो है किसी के पास वीडियो नहीं है उसकी, गोली इसके अलावा किसी को क्यों नहीं लगी, किसने गोली मारी। अरे यार, जिसने गोली मारी वो तो ऑलरेडी सस्पेंड हो गया है और ये मान लिया गया है कि थाने के अंदर कहना सर ये कह करके कि नहीं वहां चली नहीं, एम्स रिपोर्ट दे रहा है कि हाँ पैलेट गन फायर हुई, राहुल गांधी वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, छर्रे दिखा रहे हैं, सब कुछ तो दिखा रहे हैं, फिर भी बार बार सरकार की तरफ से ये दावा किया जाना कि वहां पे तो पैलेट गन फायर ही नहीं हुई, ये क्या है? इसीलिए तो FIR नहीं लिख रहे हैं। भाई थाने के अंदर रिकॉर्ड है। फिर लिखी क्यों? अगर चली नहीं तो लिखी क्यों? अरे थाने के अंदर रिकॉर्ड है कि इश्यू हुआ है पैलेट गन। थाने के अंदर इश्यू हुआ है कि इतने इतने अग्नेयास्त्र चले वहां पर और पैलेट गन चली, ये थाने के रिकॉर्ड में है, इसलिए तो FIR नहीं लिख रहे। भाई अगर FIR लिखी जाएगी तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो उसको सारे रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे। अब वहां इश्यू हुई है, बकायदा पैलेट गन इश्यू हुई है, पैलेट और गन जो है फायर हुई है, इतने राउंड फायर हुई है, सब पुलिस रिकॉर्ड में। इसी को तो छिपाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, यही होता है जब आप अपना पूरा धैर्य और संयम को खो देते हैं और आपको हड़बड़ाहट होती है, तो इसी प्रकार के निर्णय आप लेते हैं। अब देखिए जयपुर के अंदर क्या हुआ। जयपुर के अंदर अगर मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी वाले जाके उस स्कूल का निरीक्षण कर लेते तो इतनी बड़ी खबर ना बनती। अब इन्होंने क्या किया, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का, अच्छा ये भी जो मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं, जो भीड़ इकट्ठा थी, जो गुंडों की भीड़ जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी वालों को पीटा था और मारा था, उनकी आंख पे मिट्टी फेंकी थी, एक आदमी का हाथ तोड़ दिया, उसमें केवल 2 आदमी थे जो गांव के थे, बाकी सब बाहर से बुलाए गए थे। अच्छा अब क्या हो गया, अब वहां पे ABP न्यूज वाला भी पहुंच गए, अब बाकी भी जो यूट्यूबर्स थे वहां पे पहुंच गए, और जो तबेले के अंदर जो जहां पे भैंस पाली जा रही थी और भूसा रखा जा रहा था और एक छोटे से 3 टूटे हुए शेड के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, वो सारी चीजें अब जो है कैटलिस्ट की तरह भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ा दी। तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो इसके लिए कोई क्या करे। देखिए राहुल गांधी ने एक, अब इसमें एक और फायदा हो गया राहुल गांधी को। अब जैसे पुणे के अंदर आज ये मीटिंग होने वाली है, अब वो लड़कियां उसके, अब बानी बात है कि लड़कियों को तो ये बल मिल गया कि ये आदमी जो है तो 6 घंटे अगर एक युवा 19 साल के बच्चे के लिए थाने के अंदर बैठ सकता है। अच्छा मैं सुन रहा था यूट्यूबर्स को वहां पे जो पुणे के अंदर लड़कियों का इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं पुणे जो है एक शैक्षिक राजधानी है महाराष्ट्र की, जैसे राजस्थान की कोटा है या हमारे यूपी के अंदर प्रयागराज है, इलाहाबाद है, वैसे ही पुणे के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। वो भी यही कह रहे हैं, लड़कियों का अगर आप मत सुनेंगे तो लड़कियों को, हम लोगों को वो चीज महसूस नहीं होती। लड़कियां ये कहती हैं कि हमको इतना ज्यादा उत्पीड़न सहना पड़ता है, और कम से कम कोई व्यक्ति लड़कियों की इस पीड़ा को समझकर हमसे बात करने के लिए आ रहा है, केवल लड़कियों से बात करने आ रहा है, बच्चियों से बात करने आ रहा है, तो मानी बात है बच्चियों को एक संबल मिलता है कि आज के तारीख में तो देखिए सेंगर साहब हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने रहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह है, उनको MP का टिकट नहीं मिलता तो उनके बेटे को मिल जाता है, और जो पहलवान बेटियां उनको घसीटा जाता है। लेकिन कम से कम कोई व्यक्ति ऐसा तो है जो कि लड़कियों की व्यथा को समझता है, उनके मनोभाव को समझता है और उनके साथ खड़े होने की बात करता है।
तो जितना ज्यादा भीड़ अगर वहां पे इकट्ठा होती पुणे के अंदर, अगर ये जयपुर की घटना ना होती और पार्लियामेंट स्ट्रीट की घटना होती, आज उससे 4 गुने ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि अब तो लोग अच्छा फिर, अब ये कहावत है, मैं कहावत इसको जोड़ नहीं रहा हूं, कहावत है, उसको कहते हैं थूक के चाटना। हर जगह आप मूर्खता कर रहे हैं, पहले निर्णय लेते हैं फिर उसको पलट देते हैं। अरे आपको क्या जरूरत थी कोटा के अंदर आप जो जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनको ऑर्डर देने की कि अपने बच्चों को भेजिएगा मत और ये करिएगा। फिर आपको क्या जरूरत थी देहरादून के अंदर आपने बन्नू ग्राउंड दे दिया और परेड ग्राउंड नहीं दिया। आपको क्या जरूरत थी कि केपी ग्राउंड में पहले, प्रयागराज के अंदर पहले मना कराया फिर अनुमति दे दी। आपको क्या जरूरत थी कि आप पुणे के अंदर पहले अनुमति नहीं देते बाद में अनुमति। इसका मतलब ये है, अब आपका जो एक रसूख होता है भाई, निर्णय सोच समझ, मैं तो मैनेजमेंट के लैंग्वेज में ये राम प्रकाश जी कहते हैं, कोई भी निर्णय लेने से पहले 1 घंटा सोच लो, 20-25 हजार रुपए खर्च हो जाए कोई बात नहीं। जैसे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया है तो बहुत सारे लोग आया करते थे कि साहब क्या इंडस्ट्री लगाएं, क्या इंडस्ट्री लगाएं, मार्केट सर्वे में कौन पैसा खर्च करे, साहब क्या रिसर्च करना। मैंने कहा यार देखो, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर पैसा डूब गया। 25-30 हजार रुपए में 2-4 महीने सोचो, रिसर्च करो, मार्केट में घूमो, हर चीज से रिटेलर से बात करो, प्रोड्यूसर से बात करो, मिडिलमैन से बात करो, हर चीज का सर्वे करो, अध्ययन करो। उसके बाद अगर तुम्हें समझ में आता है ये प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहिए तो 25 हजार का नुकसान होगा, लेकिन अगर बिना सोचे समझे प्रोजेक्ट लगा दोगे तो 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, जिंदगी भर उसको झेलते रहोगे। तो सोचो तब बोलो, सोचो तब निर्णय लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आजकल क्या हो गया है, ये पहले कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं और निर्णय को पलट देते हैं। जैसे वही एक बार बात हुई ना कि बुलसाई को राजा जो है हमेशा हिट करता है, उसका तीर निशाने पे लगता है। तो उसने कहा, माता से लोगों ने पूछा यार राजा का तीर हमेशा निशाने पे क्यों लगता है? उसने कहा निशाने पे नहीं लगता है, पहले ये तीर चलाता है फिर उसके गोला बना देते हैं। तो 12 साल तक तो वो चल रहा था कि जहां भी मोदी जी बोलते थे उसको कहते थे कि साहब ये मास्टर स्ट्रोक है और ये फलाना है ठिकाना है। अब पता चला मास्टर स्ट्रोक नहीं है, धुप्पल था। और आज के तारीख में जिस सर छात्राओं के साथ एक संवाद का कार्यक्रम होना, अभी आपने जिक्र किया पुणे के अंदर, वहां पर यह परिस्थिति हो गई है कि मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पुणे के आसपास में कांग्रेसियों के बहुत सारे कॉलेज हैं, उन्हीं जगहों से केवल छात्राओं को रजिस्टर किया गया है। राहुल गांधी एक ओपन कार्यक्रम करे तो समझ में आ जाएगा। साथ में जिस तरीके से रात में घुस करके एबीवीपी के कार्यकर्ता वहां पर मारपीट कर रहे हैं, मारपीट का आरोप लगा, हालांकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको मारा है। ये सारी चीजें वहां चल रही है, पुलिस बीच बचाव में लगी हुई है, छात्राओं को हॉस्टल के कमरे में बंद कर दिया जा रहा है, 12-12, 14-14 छात्राओं को। तो ये जो परिस्थिति है, आप कह रहे हैं वो काम कर देते हैं फिर सोचते हैं, तो क्या ये सब भी उसी क्रम में है? आखिर संवाद के कार्यक्रम से इतनी समस्या क्यों होती है? हम कोटा से लेकर के प्रयागराज तक हमने हर जगह ये देखा है। भाई यही कारण है ना, देखिए यही कारण है कि ये गलत निर्णय लेते हैं तो उसको भोगते हैं। एक प्रकार का चैलेंज दे रहे हैं, ये जनजी को, जन अल्फा को चैलेंज दे रहे हैं कि हम तुम्हें रोकेंगे, देखते हो तुम हमें वो फैलाएंगे। जयपुर के अंदर जैसे उन्होंने किया, अब मानी बात है कि कांग्रेस जनता पार्टी और ज्यादा संख्या लेके वहां जाएगी, एक कन्फ्रंटेशन होगा। कन्फ्रंटेशन में नुकसान किसका हो भाई? अगर स्कूल को सुधारने की बात हो रही है, अगर स्कूल में सुविधाओं की बात हो रही है, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो है क्या वो पढ़ने लिखने में या शिक्षा व्यवस्था में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? अच्छा चलिए, मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को एक चैलेंज दे देता हूं, 20 दिन के बाद शिवाजी पार्क का एक कॉल दे दीजिए, कह दीजिए कि किसी को नहीं रोका जाएगा, किसी को नहीं पीटा जाएगा, और राहुल गांधी एक रैली करके दिखा दें शिवाजी पार्क के अंदर। आप देखिएगा शिवाजी पार्क जो है भर जाएगा, जिसको भरना बहुत आसान नहीं है। कारण यह है कि आप खुद इतना ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, राहुल गांधी को खुद पब्लिसिटी दे रहे हैं, और इतनी ज्यादा पब्लिसिटी दे रहे हैं कि राहुल गांधी को उसकी वजह से सेंट्रल प्लेस पे आ रहे हैं। और आज के तारीख में युवा पीढ़ी के दिमाग में राहुल गांधी उभर गए हैं और मोदी जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, अमित शाह साहब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। कभी वो दार्जिलिंग जा रहे हैं, कभी वो चेन्नई जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली में जहां उनको बैठा रहना चाहिए था। अब रामदेव भी पलट गए, अब तो सुना अमित मालविया भी पलट गए। अमित मालविया का एक स्टेटमेंट जो है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा प्रचारित हो रहा है, वो राहुल गांधी की बड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी, उनको आपने उसका कमेटी का मेंबर बना दिया, वाइस प्रेसिडेंट, सह संयोजक क्या बना दिया, जिनके जमाने में रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी क्योंकि वो एबीवीपी के खिलाफ था, और एबीवीपी वालों ने शिकायत करा के उसका पीएचडी का स्कॉलरशिप बंद करा दिया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। उस लेडी को आपने यहाँ पे अपने मास मीडिया कैंपेन में डाल दिया।
तो इतनी भी समझदारी आपके अंदर नहीं है कि आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी का उभार इस समय हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का पतन हो रहा है, तो उस जो पतन हो रहा है उसको तेज करने की क्या आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी हर एक्ट से वो जो गिर रही है भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा, उसको तेज करने में लगी हुई है। सर, अब तो स्थिति यहां तक हो गई है, अमित शाह साहब को लगातार ढूंढा जा रहा है, विपक्ष सवाल कर रहा है। कल तो सुना वहां पे कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो, वहां जो डीसीपी के ऑफिस के दीवारों पर अमित शाह मुर्दाबाद लिखा गया, जिसको बाद में पुलिस ने खुद साफ करना पड़ा पुलिस को। तो यहां तक के हालात हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी भाजपा विपक्ष को कोसने में लगी हुई है, वंदे मातरम पर बवाल मचाने में लगे हैं। वो देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं वंदे मातरम को लेकर के। वंदे मातरम पर कांग्रेस पार्टी ने उसका अपमान कर दिया है। भाजपा ने कितना सम्मान किया है वंदे मातरम का? सवाल एक और है सर, क्या वंदे मातरम का सम्मान इस देश की आम जनता के सम्मान से ज्यादा जरूरी है, उनके अधिकारों के सम्मान से ज्यादा जरूरी है, इस देश में को शिक्षित बनाने से ज्यादा जरूरी है, इस देश को एक बहुत अहम है कि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं? तमाम जो दुनिया के स्तर पर आज भारत को लेकर के जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या इन सारी चीजों से ज्यादा आज की तारीख में वंदे मातरम हो गया है? जो गाने वाले हैं वो तो गाते ही है, गाता चला आ रहा है देश पिछले 70 सालों से, 80 सालों से। कोई नया तो नहीं है वंदे मातरम। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कहते थे, जब वो गांव गांव जाते थे, ये पूछते थे कि भारत माता क्या है, भारत माता क्या है। अरे भारत माता कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि अरे भारत माता हम ही तो उसके परिवार के अंग हैं, हम ही तो उसके बेटे हैं। हमारी नदियां, हमारे जंगल, हमारे पशु पक्षी, हमारे देश की भाषाएं, हमारे देश के अलग अलग प्रकार के हेरिटेज और दुनिया भर की चीजें, हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतवर्ष है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो आप जंगल काट रहे हैं, दूसरी तरफ आप आदिवासियों को उजाड़ रहे हैं, तीसरी तरफ बच्चों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं, चौथी तरफ उनको शिक्षा व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, जो सेना में जाते थे उनको अग्निवीर बना रहे हैं। फिर अब अच्छा, फिर ये बताइए भाई, आज तक क्या आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम के अंदर आपने जो उनका अपना वो भगवा लगा के उसको पता नहीं कौन सा एक गाना गाते हैं, वही गाते हैं, वंदे मातरम गाते थे क्या? अच्छा, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड हो गया इसके मामले में। भारतीय जनता पार्टी ने जितने गोदी मीडिया के अंदर उनके प्रवक्ता जा रहे थे, उनको एक इंस्ट्रक्शन देके भेजा था कि जिस भी कार्यक्रम में जाओ, टॉपिक कुछ भी रहे, तुम वंदे मातरम पे ले आना उसको। अच्छा, कल क्या हुआ, एक गोदी मीडिया के अंदर, मतलब गोदी मीडिया प्लस वो बीच में है थोड़ा सा, कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है, वहां राधिका खेड़ा भी बैठी हुई थी, भाजपा की प्रवक्ता, और विंग कमांडर अनुमा आचार्य बैठी हुई थी। अच्छा, राधिका खेड़ा अपना इंस्ट्रक्शन के तहत खड़ी हो गई, और उन्होंने वो नागर साहब थे उनसे भी कहा कि आप भी खड़े हो जाइए, वो भी आरएलडी के थे तो वो भी खड़े हो गए, और उन्होंने अनुमा आचार्य को चैलेंज कर दिया कि आप साहब जो है पूरा वंदे मातरम गा के सुनाइए। अच्छा, वो एयरफोर्स ऑफिसर, उन्होंने पूरा वंदे मातरम इतना बढ़िया गा के सुनाया, अब राधिका खेड़ा की हालत खराब हो गई। तो मतलब यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाली, यार वंदे मातरम उस समय इंपॉर्टेंट था जब वंदे मातरम एक प्रकार से अंग्रेजों को चैलेंज कर रहा था, जब हमारी भारत माता के, हमारे देश, हमारे देशवासियों के खिलाफ अंग्रेज क्रूरता करते थे, जिनकी दलाली ये लोग करते थे, तो उनकी दलाली करने के वाले आज स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने देखा कि महात्मा गांधी ने, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, सरदार पटेल ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो हमारे देश के महापुरुष हैं, इन्होंने ये निर्णय लिया कि इतना ही गाया जाएगा, तो आप काहे के लिए अपने को देशभक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों के जमाने में तो आप अंग्रेजों की दलाली करते थे और उनसे आप पेंशन लेते थे और उनसे माफी मांगते थे और गांधी जी का विरोध करते थे। तो बेसिक इश्यू यह है कि हमारे देश के बच्चों को नौकरी दीजिए, हमारे देश को शिक्षा व्यवस्था दीजिए, हर चीज का जो प्राइवेटाइजेशन आप करें। कहते हैं एक वृक्ष मां के नाम, हम लोग तो एक पौधा मां के नाम लगाए और उधर पूरे के पूरे जंगल जो है, हजारों लाखों एकड़ जमीन जो है वो अडानी जी को आप दे दें। मतलब हम पौधे लगाए इसलिए कि अडानी जी उसको काट के ले जाए। भाई, जो हम पौधे लगाएंगे तो उसको 20 साल वृक्ष बनने में लगेगा, और जो बने बनाए जंगल के जंगल हैं अंडमान के और मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के और झारखंड के, वो आप जो है अडानी जी को दे रहे हैं। एक उनका पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए लाखों पेड़ आप काट देते हैं। तो असली मुद्दा यह है कि हमारी भारत माता जो है, हमारे देश के जो गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, सारा परिवार, पुरुष, स्त्री, बच्चे, सबको मिला के भारत माता बनती है। इनका वंदन कीजिए, भारत माता का वंदन अपने आप हो जाएगा।
हालांकि क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्या जरूरत है निबंधन करने की, राजनीति से फुर्सत हो तब आगे देखा जाए। आज जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसमें कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि देश हित पर कोई बात हो रही हो, आम जनता की कोई बात हो रही हो। अब सवाल ही उठता है सर, एक और चीज है, अब जरा थोड़ा इस मुद्दे से अलग भी चलें, थोड़ी बात और भी कर लें। हमने बीते दिनों देखा किस तरीके से छात्रों को लेकर के बवाल हुआ, किस तरीके से जो है वो सीजेआई साहब का जब विरोध हुआ तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं महोदय, वो आए निकल करके उन्होंने कहा कि किसी को वकील बनने के लिए रजिस्टर नहीं करने देंगे हम। फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद वो चीजें वापस हो गई। अब उनके ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठ रहा है, लगातार बार बार उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। वकील भी इस मामले में विरोध में उतर आए हैं, लेकिन इस पर भी भाजपा पूरी तरीके से मौन है। किसी भी भाजपा क्या किसी भी रूप में छात्रों युवाओं के साथ खड़ी नहीं दिखना चाहती भाजपा? क्या मोदी जी जो कहा करते थे मंच से कि जो पहली बार के वोटर हैं वो इस नाम पर हमें वोट करें, क्या अब मोदी जी को यूथ की जरूरत नहीं रही? क्या बिना युवाओं के वोट के भी भाजपा सरकार बनाने में खुद को सक्षम देख रही है, इसलिए किसी भी तरीके से वो यूथ को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं? देखिए, हो क्या रहा है कि जब इस प्रकार की आप एक सरकार बनाते हैं जिसके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे भस्मासुर पैदा हो जाते हैं जिनको आप कंट्रोल करना चाहें तो भी कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, ये वास्तविकता हम लोग 2 साल से कह रहे हैं, 3 साल से कह रहे हैं कि ये होगा, ये भस्मासुर को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में आज के तारीख में केवल एक चीज भरी गई है, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। आपको पार्कों में बहुत सारे व्हाट्सएप अंकल ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे घर हमारा टूट जाए, मकान टूट जाए, पैसा न हो, भूखे रह जाएं, लेकिन वोट तो मोदी जी को ही देंगे। अरे भैया, ये बताइए, आज तक आपने गोदी मीडिया के अंदर राम प्रकाश जी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शिक्षा व्यवस्था पे या चिकित्सा व्यवस्था पे या बच्चों के रोजगार पे बात करते हुए सुना है? नहीं सुना है। वो बच्चों के मुद्दे से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अब मुश्किल क्या हो गई है, अब मोदी और अमित शाह चाहें इन भक्तों को, अंधभक्तों को कंट्रोल करना, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। और जितना नुकसान बाकी नहीं कर पा रहे हैं लोग, अब देखिए अर्नब गोस्वामी भी, अब वो रिया अहीर को बुला लिया उन्होंने रिपब्लिक टीवी में, उसकी बदतमीजी करने लगे, उससे बेहूदगी करने लगे। अरे यार, 19-20 साल की लड़की है, बच्ची है बेचारी, अब तुम ये उससे 45 वो वंदे मातरम पूछ रहा है, खुद नहीं सुना रहा है, खुद नहीं सुना रहा है कि वंदे मातरम मुझे याद है कि नहीं है, लेकिन उसको वो वंदे मातरम पर घेर रहा है। अरे मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक सर्वे करा लीजिए दी पब्लिक इंडिया से, सबसे जरा पूरा वंदे मातरम जो कहते हैं ना, पूरा सुना के दिखा दें। अरे यार, जाहिल लोग हैं यार, अनपढ़ लोग हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, किसी ने येल यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रखी है, एक वो चौधरी साहब है, वो सम्राट चौधरी बिहार के, वो पता नहीं कहां से कोई डिग्री और पीएचडी और एमफिल करा है, जबकि उनका हाई स्कूल इंटर का पता ही नहीं है। देखिए, हमारे देश के अंदर रामप्रकाश जी आजकल 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो फ्यूचर को देखते हैं, जो 21वीं शताब्दी को देखते हैं और देश को महान बनाने की बात करते हैं, और वो ये बच्चे हैं जो जेनजी और जेन अल्फा हैं, जो अपने शिक्षा के सुधार के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो पास्ट में देखते हैं, 50 साल पहले ये हुआ, 200 साल पहले हुआ, 300 साल पहले हुआ, उन्हें भविष्य की चिंता ही नहीं है। उन्हें अपने जीवन के बारे में, देश को मजबूत बनाने के बारे में, साइंटिफिक माइंडसेट के बारे में, 21वीं शताब्दी में चीन से कैसे लड़ेंगे इसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है। वो तो इसी बार के लिए परेशान है कि साहब वो औरंगजेब ने ये किया, शाहजहां ने वो किया। मैं किया तो किया यार, भाड़ में गया यार। अब हमारे देश को मजबूत बनाना है, और क्या किया, किस हिंदू ने किस मुसलमान को मारा, किस मुसलमान ने किस हिंदू को मारा, इससे हमें क्या देश को लेना देना यार। फॉरवर्ड लुकिंग हो जाओ, देश को आगे बढ़ाने के लिए 21वीं शताब्दी का भारत है ये। अब आप देखिए, ईरान जैसा मुस्लिम राष्ट्र, जिसे बड़ा कट्टरवादी कहते हैं, 97% विमेन आर एजुकेटेड देयर, और वहां पे जितनी मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह में होता है उसमें लेडीज काम करती है, महिलाएं काम करती हैं, और हाईली प्रोफेशनल है और हाईली क्वालिफाइड है, और अपना हर तरह का। तो धर्म का और साइंटिफिक माइंडसेट का कोई आपस में वो नहीं है, कंट्रडिक्शन नहीं है। भाई, मैं भी धर्म को मानता हूं, मैं भी पूजा पाठ करता हूं, लेकिन पूजा पाठ तब तक करता हूं जब भगवान के सामने बैठा रहता हूं। उसके बाद अगर, अब बताइए, ये तो फिर वही वाली बात हो रही है, डॉक्टर अगर सनातनी है, पूजा पाठ करता है और वो हिंसा के अगेंस्ट है, तो किसी का ऑपरेशन नहीं करेगा क्या? अरे यार, वो उसका कर्तव्य है, एज ए डॉक्टर है, और यहाँ एज ए भक्त उसका कर्तव्य अलग है। तो जैसे हम लोग, राहुल गांधी ने पिछली मीटिंग में कहा था, भाई हम लोग बहुत सारी पर्सनैलिटी को ओढ़ के चलते हैं, आप भी चलते हैं, आप पिता भी हैं, आप पति भी हैं, आप बेटा भी हैं, आप बाप भी हैं, आप मित्र भी हैं, आप एम्प्लॉय भी हैं, आप बहुत तरह के आपके रोल्स हैं। हर रोल को, अब ये थोड़ी केवल एक ही रोल हमारे व्यक्तित्व पे हावी हो जाएगा।
और वो अगर हावी हो जाएगा तो बाकी जीवन आपका निरर्थक हो जाएगा, आप देश के लिए कुछ कर ही नहीं पाओगे। इतिहास का इस्तेमाल जो है वो कुछ सीखने के लिए तो किया जाता रहा है अभी तक, पर अब शायद इस देश में पहली बार ये दौर इस देश ने देख रहा है, ये देश देख रहा है पहली बार ऐसा दौर जब इतिहास का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया जाता है। वर्तमान और भविष्य कोई अहम नहीं रखते, इनके लिए वर्तमान की ना तो कोई अहमियत है और ना भविष्य इनके कहीं एजेंडे में आता है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, इतिहास के दम पर बनी हुई सत्ता। इससे आगे ना इनको कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, और बोलना तो ये चाहते नहीं। कैसे चलेगा मामला, ये देश को देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। सोच